गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आई एम इंजीनियर कुणाल तिवारी, डायरेक्टर तिवारी क्लासेज। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज अलवर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के प्रकारों पर, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। इससे पहले जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसमें अंकों के बारे में हमने कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। जो लोग आज पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहला भाग है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लेना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो साथियों, आगे चलते हैं, आज देखते हैं। पहले तो हम कल वाले सवाल की, लास्ट टाइम एक सवाल दिया था उसकी चर्चा करते हैं, उसके बाद आज हम नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखो, कल एक सवाल दिया था, कल जाते जाते कुछ लोगों का जवाब सही आ रहा था, कुछ लोगों का जवाब गलत आ रहा था। तो वो थोड़ा ध्यान से समझ लो एक बार कि हमारे क्वेश्चन था कि 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत x है। 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत x है। एक संख्या के पलट जाने से औसत में 1.8 का परिवर्तन हो जाता है, तो बताओ उस द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था कल वाले वीडियो का। 10 द्विअंकीय संख्याओं का औसत x है। किसी एक संख्या के पलट जाने से औसत में 1.8 का परिवर्तन हो जाता है, तो बताओ उस द्विअंकीय संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कल सही जवाब भी आ रहा था, कुछ लोगों को गलत भी आ रहा था। उस द्विअंकीय संख्या के अंकों का जो अंतर होगा वो वास्तव में 2 होगा। देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। देखो, एक संख्या पलट गई तो औसत में 1.8 का परिवर्तन हो गया। परिवर्तन का मतलब घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, अपन बात करें जैसे 31 है, 31 बदल के हो गई 13, तो ऐसी स्थिति में जो औसत है वो घट जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसी कोई संख्या 25 और ये पलट के क्या हो गई 52, तो ऐसी स्थिति में औसत बढ़ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि एक संख्या के पलट जाने से औसत में 1.8 का परिवर्तन हो जाता है। तो देखो दोस्तों, औसत का प्रभाव जो होता है वो एक पर पड़ता है, सब पर। औसत का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। तो टोटल कितनी राशि है? 10। वेरी गुड। तो 1.8 का परिवर्तन का प्रभाव कितने पर पड़ेगा? 10 पर। तो कुल प्रभाव कितना होगा? तो ये लो भैया, कुल प्रभाव। तो कुल प्रभाव बराबर 1.8 गुणा 10 बराबर 18। यानी कि जो अंतर आ रहा है, अंतर जो आ रहा है कितने का आ रहा है बोलो? 18 का आ रहा है। यानी कि 18 अंकों का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है बोलो? 18 अंक का अंतर आ रहा है। आप सभी जानते हो, जब अंतर 18 का हो तब उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा? 2। वेरी गुड। तो कल हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा कि जब अंतर 1 का है, जब अंकों का अंतर 1 का है तो पलटने पर अंतर होगा 9। जब अंकों का अंतर 2 है तो पलटने पर अंतर होगा 18। जब अंकों का अंतर 3 है तो पलटने पर अंतर क्या होगा? 27। तो देखो, यहां अंकों का जो अंतर आ रहा है वो 18 आ रहा है। तो चूंकि पलटने पर अंतर 18 प्राप्त होता है, अतः अंकों का अंतर 2 होगा। अगर आप चेक करना चाहो तो देख सकते हो, जैसे अंकों का अंतर 2 होता है। कैसे? जैसे हमारी संख्या है, हमारे पास सिंपल सी बात करें 42 में अंकों का अंतर कितना है? 2। अगर ये संख्या पलट गई तो 24। अब 42 में 24 घटाओ कितना बच गया? 18। तो कितने का अंतर आ रहा है? 18 का।
18 का अंतर आ रहा कितनी संख्या पर, 10 पर, तो औसत 1.8। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था एक बार तो एसएससी में पूछ लिया था सीजीएल में, और इसके बाद एक बार एक क्वेश्चन सीटेट में पूछ लिया था मैथ साइंस में। सीटेट वाले एग्जाम आ गया तो उस समय बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का सीटेट में गलत था। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम इसमें आगे जो नंबर सिस्टम में सीखेंगे वो एक नया पार्ट है, संख्या पद्धति के प्रकार या टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो देखो आपको ये तो पता है हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, तो संख्या पद्धति का सेकंड यूनिट में संख्या पद्धति के टाइप पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति के प्रकार या टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। देखो संख्या पद्धति के वैसे तो अनेक प्रकार होते हैं, लेकिन हम यहां एग्जाम के दृष्टिकोण से संख्या पद्धति को 4 प्रकार से पढ़ेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से 4 प्रकार के हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इनसे बाहर कंपटीशन में नहीं आता। और यह भी कन्फर्म है, लगभग एक क्वेश्चन यहां से नंबर सिस्टम का पूछ लिया जाता है, जो रीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी आता है, बैंक में भी आता है, रेलवे में भी आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखो संख्या पद्धति 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या पद्धति, या इंग्लिश में बोलेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर 2 हम पढ़ेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति, या अपन बोलेंगे इसको बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 8 आधारी संख्या पद्धति, 8 आधारी संख्या पद्धति, या इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है। अगला और अपन लास्ट जो पढ़ेंगे 4th नंबर पर, वो पढ़ेंगे 16 आधारी संख्या पद्धति। 16 आधारी संख्या पद्धति या दोस्तों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति को दोस्तों हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं, आते रहते हैं, तो दोस्तों आराम से समझना, ज्यादा कोई क्रिटिकल नहीं है। और टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन यहां से बनता है, इसलिए ज्यादा विशेष ध्यान देना। हाँ, इन चारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से है द्विआधारी संख्या पद्धति। यहां से क्वेश्चन पटवार में, ग्राम सेवक में आते रहते हैं, आते रहते हैं। आज मैं बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा, तो थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो 4 प्रकार की संख्या पद्धति दोस्तों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। नंबर 1 दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम। नंबर 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम। नंबर 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो थोड़ा थोड़ा आप लिखते भी रहेंगे हल्का हल्का सा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखो दशमलव संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम, इसके बारे में कल आपको मैंने बता दिया था कि दशमलव संख्या पद्धति का जनक, फादर ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट को दशमलव संख्या पद्धति का जनक माना जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, और जो शून्य है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का फर्स्ट डिजिट है। क्योंकि आप सभी को पता है अंकों से मिलकर संख्या बनती है। संख्या यानी कि नंबर बनते हैं। जैसे ये 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी अंक हैं। और जैसे 10 है तो 10 जो है ये अंक नहीं है, 10 अंकों से मिलकर बनी संख्या है। एक डिजिट हो गई 0, दूसरे डिजिट 1। ऐसे जैसे 98 है,
98 जो है वो अंक नहीं है, 98 ये एक संख्या है, अंकों से मिलकर क्या बनी होती है, संख्या। तो ये 8 डिजिट, इसमें 2 अंक हैं। कितने अंक हैं, 2, एक 8 और एक 9। तो कहने का मतलब है कि जो संख्याएं होती हैं वो अंकों से मिलकर बनी होती हैं। सभी अंक संख्या होते हैं, लेकिन सभी जो संख्या होती है वो अंक नहीं होती। चलो क्या, कोई बात नहीं। तो दशमलव संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे। ये जो दशमलव संख्या पद्धति है दोस्तों, इसका जो आधार होता है, आधार यानी कि बेस, ये मैंने आपको बताया था, इसका आधार होता है 10। इसकी जो परास है, परास यानी कि रेंज, इसकी जो रेंज होती है आपको सबको पता है, दशमलव संख्या पद्धति 0 से शुरू होती है 9 तक खत्म। तो दशमलव संख्या की परास 0 से 9, 0 से 9 तक कुल कितने अंक हो जाएंगे, 10 अंक आ जाएंगे। 10 अंक हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे 10 है। अब दिमाग में आता है दशमलव संख्या पद्धति कौन सी है, ये है वह संख्या पद्धति है जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। हमारे जो डेली यूजेज में जो अंक काम में लेते हैं सबको पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का अंक काम आते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में काम में आने वाली संख्या पद्धति है। अब इसको लिखते कैसे, लिखने का तरीका क्या है, तो सिस्टम का मतलब होता है पद्धति मतलब लिखना, राइटिंग का तरीका क्या है। तो दोस्तों देखो, जैसे मुझे लिखना है, मान लीजिए 356 लिखना है, तो ये मैंने 356 लिख दिया। अब 356 मैंने एग्जैक्टली लिख लिया, लेकिन एक्चुअल में लिखने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। 356 को अगर मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है तो 356 को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 3 5 6 और बॉक्स 1 करके 10। मुझे मान लीजिए 786 लिखना है, तो 786 लिखने का तरीका नहीं है, 786 7 8 6 बॉक्स 1 करके 10। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, लेकिन हम कोई भी ऐसे क्यों नहीं लिखते, क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है सामान्य तौर पर दशमलव संख्या पद्धति का उपयोग करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बंद करके 10 लगाते नहीं। ये माना जाता है कि जो लिखा है ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है, क्योंकि ये मानक पद्धति है दशमलव संख्या पद्धति, ये पूरे वर्ल्ड में काम आती है। तो आगे सुनना बड़े ध्यान से। तो ये हमारा दैनिक जीवन में काम में आने वाली संख्या पद्धति होगी दशमलव संख्या पद्धति, इसके बारे में बस इतना ही पढ़ना है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, और वो है सेकंड पॉइंट का है द्विआधारी संख्या पद्धति। द्विआधारी संख्या पद्धति, या दोस्तों इस इंग्लिश में हम बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, BNS, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखो द्विआधारी संख्या पद्धति, सबसे पहली बात, इसका जो आधार होता है, इसका जो आधार होता है वो होता है 2, बेस 2। आधार कितना होता है 2। इसमें जो अंक काम आते हैं, इसमें मैं केवल 2 अंक काम आते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 दोनों टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। इसलिए इसमें टोटल 2 काम आते हैं, इसलिए इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इस संख्या पद्धति में केवल 0 और 1 ही काम में लिया जाता है, इसके अलावा कोई भी डिजिट काम में नहीं आती। 2 3 4 5 6 7 8 9 काम में नहीं आती, केवल 0 और 1 में ही आता है लिखा। अब हम बात करते हैं भाई इसका जनक कौन है, फादर ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कोई बताना चाहे तो बताएं। नहीं, देखो द्विआधारी संख्या पद्धति के जो जनक हैं वो है गॉट फ्राइड लेबनीज। गॉट फ्राइड लेबनीज। दोस्तों इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट डाल देना, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि फादर ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो द्विआधारी संख्या पद्धति के जो जनक हैं वो गॉट फ्राइड लेबनीज हैं। ओके, इसको याद रखना है। और एक दशमलव संख्या पद्धति के जनक आर्यभट्ट, और बाकी आपको जरूरत नहीं है। तो इसके जो जनक है गॉट फ्राइड लेबनीज हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम या द्विआधारी संख्या पद्धति का आधार तो होता है, इसमें एक की परास 0 से 1 होती है, अर्थात कुल अंक होते हैं, और इनका जो जनक है गॉट फ्राइड लेबनीज को माना जाता है। आगे की बात अगर हम करना चाहें
कि जीरो और वन को हम कंप्यूटर की भाषा अथवा मशीनी भाषा भी कहते हैं। इस बात को विशेष तौर पर गौर फरमाएंगे दोस्तों कि जो जीरो और जो वन है इसे कंप्यूटर की भाषा अथवा मशीनी भाषा भी कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो द्विआधारी संख्या पद्धति होती है। इस द्विआधारी संख्या पद्धति को हम मशीनी भाषा कहते हैं। एक बार शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस में तो पूछा गया कि मशीनी भाषा के कोड हैं। तो दोस्तों याद रखना मशीनी भाषा के जो कोड है वो कौन है, 0 और 1 है। कोई दिक्कत है तक? द्विआधारी संख्या पद्धति को कंप्यूटर की भाषा अथवा मशीनी भाषा भी कहा जाता है और मशीनी भाषा के जो कोड है वो केवल दो हैं, 0 और 1। ये जो 0 और 1 है, ये जो दोस्तों 0 और 1 है, इसे कंप्यूटर की भाषा में बिट कहा जाता है। 0 और 1 को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, बिट कहा जाता है। आगे चल के अगर हम बात करें कि साहब 0 और 1 को कंप्यूटर की भाषा में बिट कहा जाता है, तो साहब बिट का पूरा नाम क्या है? कई बार एग्जाम में आ चुका है, बिट का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों गौर फरमाइएगा, बिट का जो पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिटल। अरे बिट का पूरा नाम क्या होता है, बोलो भैया, बाइनरी डिजिट। तो बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट, ये बिट का पूरा नाम होता है। तो दोस्तों विशेष तौर पर ध्यान रखने की बात है, 0 और 1 को कंप्यूटर की भाषा तो मशीनी भाषा कहा जाता है। मशीनी भाषा के जो कोड होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। 0 और 1 को कंप्यूटर की भाषा में बिट कहा जाता है और बिट का पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है। क्वेश्चन ये आता है कंप्यूटर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों याद रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज नोन एज बिट। द फुल फॉर्म ऑफ बिट इज बाइनरी डिजिट। ओके, आगे चल के देखते हैं हम, अगर हमें इसमें लिखना है तो बाइनरी डिजिट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनको लिखने का जो तरीका होता है दोस्तों वो इस तरीके से लिखा जाता है, 101 बॉक्स बंद करके 2, ये लिखा 111 बॉक्स बंद करके 2, या अपन ने ये लिखा 1011 बॉक्स बंद करके 2। एक्चुअल में ये जो 101 2 101 नहीं है, 101 तो ये वाला 101 होता है, जैसे आप 101 समझते हो ये डेसिमल वाला, इसको हम समझाएंगे। ये एक्चुअल में 1012 है, ये 5 के बराबर होता है डेसिमल में, 5 के बराबर। ये 111 बाई 2 आपको समझ रहे 111, नो 111 नहीं है, ये एक्चुअल में डेसिमल नंबर सिस्टम में 7 के बराबर होता है। जैसे 7 होता है ना ये डेसिमल में, ऐसे इसको मैं ये बाइनरी में ऐसे लिख देता हूं, ऐसे लिख दिया तो ये डेसिमल 7 के बराबर होता है। टेंशन मतलब सिखाएंगे। तो ये हम आपको बता रहे थे बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने का एक तरीका है। अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में मान लीजिए 4 लिखना है तो 4 तो भाई ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि बाइनरी में तो केवल 0 और 1 काम आते हैं। तो देखो 4 को अगर आपको बाइनरी लिखना है तो इसको लिखते हैं 100 बॉक्स बंद करके 2, ये 4 के बराबर होता है। इसी कारण कैसे होता है, लेकिन अभी आप थोड़ा इतने रखेंगे। अब हमने एक बात पढ़ी, भाई कंप्यूटर भाषा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। जिस तरीके से हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और जब भैया वर्ण आपस में मिलते हैं, वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द बनाते हैं, और शब्द जब आपस में मिलते हैं तो वाक्य बनाते हैं, और वाक्य जब आपस में मिलते हैं तो सारांश बनाते हैं, और जब सारांश आपस में मिलते हैं तो निबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं बोलो, पैराग्राफ, निबंध बनाते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट होती है। जब अल्फाबेट आपस में मिलते हैं तो वर्ड बनाते हैं, और वर्ड जब आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस जब आपस में मिलते हैं तो समरी बनाते हैं, समरी या पैराग्राफ बनाते हैं। समरी या पैराग्राफ आगे बढ़ते हैं तो एस से बनाते हैं, एस से आगे मिलते हैं तो फाइल बनती है, और फाइल के बाद बनता है रजिस्टर। तो ये क्रम होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से मानव
शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है सेल, और जब कोशिका आपस में मिलती है तो ऊतक बनाते हैं, और जब ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग बनाते हैं, और जब अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बोलो, शरीर बनाते हैं। थोड़ा ध्यान देना वर्डों पर। जिस तरीके से परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं, और जब अणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनाते हैं, और यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो मिश्रण बनाते हैं, और मिश्रण जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बोलो, पदार्थ बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से याद रखना कि इसी तरीके से जब बिट आपस में मिलती हैं तो दोस्तों बिट आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, नो 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 निबल बनाती हैं, और जब निबल आपस में मिलती है तो बाइट बनाती हैं, और बाइट जब आपस में मिलती है तो किलोबाइट बनाती हैं, और जब किलोबाइट आपस में मिलती है तो मेगाबाइट बनाती हैं, और जब मेगाबाइट आपस में मिलती है, चलो ऊपर ले लेते हैं, मेगाबाइट जब आपस में मिलती है तो गीगाबाइट बनाती हैं, और दोस्तों जब गीगाबाइट आपस में मिलती है तो क्या बनाती है बोलो, टेराबाइट बनाती हैं। क्या बनाती है बोलो, टेराबाइट बनाती है। ऐसे जब टेराबाइट आपस में मिलेंगी तो आगे चल के बना देंगे, मैं अभी वो बने देता हूं एक बार, तो थोड़ा ध्यान से समझना। ये क्रम आपको एक लिखना पड़ेगा भैया, ये इनकी तो अगर कोई जरूरत नहीं है, ये तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई अल्फाबेट, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, पदार्थ की सबसे छोटा कण परमाणु, और कंप्यूटर भाषा की सबसे छोटी इकाई बिट। ये क्रम भी कई बार एग्जाम आ जाता है, थोड़ा जमाने के लिए रीजनिंग में कई बार जमा लेते हैं, पहले इनको व्यवस्थित करो क्रम वाइज। तो अपन इसमें बड़े ध्यान से पढ़ना, आगे के जो क्वेश्चन आते हैं वो बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट यहां से आते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, कंप्यूटर भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी बिट, जब बिट आपस में मिलते तो क्या बनता है बोलो, निबल। तो एक क्रम हो जाएगा कि बिट जब आपस में मिली तो वो ब्लैक वाला बात कर लेता हूं, कम दिखेगा थोड़ा ही, बिट आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा बोलो, निबल, निबल आपस में मिलेंगे तो बाइट, बाइट आपस में मिलेंगे तो बोलो किलोबाइट, किलोबाइट, किलोबाइट आपस में मिलेंगे तो बोलो भैया मेगाबाइट, मेगाबाइट, और जब मेगाबाइट आपस में मिलेंगी तो बोलो गीगाबाइट, गीगाबाइट जब आपस में मिलेंगी तो बोलो टेराबाइट, और जब टेराबाइट आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा बोलो भैया, टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेंटाबाइट, पेटाबाइट, पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्जाबाइट, एक्जाबाइट के बाद एक्जाबाइट के बाद जेट्टाबाइट, और जेट्टाबाइट के बाद योट्टाबाइट, और दोस्तों याद रखना योट्टाबाइट के बाद ब्रोंकोबाइट, ब्रोंकोबाइट, कौन सा बाइट बोलो, ब्रोंकोबाइट। तो ये क्रम है। ग्राम सेवक में जो पिछली बार पेपर हुआ था हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और ग्राम सेवक का, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे सीरीज से, एक सीरीज से 3 क्वेश्चन, वो बताऊंगा कौन कौन से आए थे। तो एक बार दोबारा साथ साथ बोलेंगे, कंप्यूटर भाषा की सबसे छोटी इकाई बिट, बिट मिलकर क्या बनाते हैं, निबल, निबल से बाइट, बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से बोलो बोलो गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट से पेटाबाइट, पेटाबाइट से एक्जाबाइट, एक्जाबाइट से जेट्टाबाइट, जेट्टाबाइट से योट्टाबाइट, और सबसे बड़ा बीबी ब्रोंकोबाइट। ये क्रम हो गया। अब अगर हम इनके वैल्यूएशंस की बात करना चाहें, मान की बात करना चाहें, तो पहले तो मैं आपको बताता हूं वो 3 क्वेश्चन कौन से थे जो ग्राम सेवक में आए, उसके बाद पटवार प्री में आया, मेंस में आया, और भैया जनरल रेलवे में तो हर बार आते रहते हैं, बैंक में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक निबल बराबर होते हैं, तो दोस्तों याद रखना एक निबल बराबर होते हैं 4 बिट, 4 बिट।
एक निबल बराबर कितने बिट होते हैं बोलो? 4 बिट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, 1024 बाइट। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया 1 किलोबाइट बराबर होता है, लेकिन दुख की बात यह थी 1024 जो बाइट था वो ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में तो ऐसा दे रखा था 1000 बाइट, बी में दे रखा था जैसे 1024 बिट, सी में दे रखा था जैसे 8000 बिट इस तरीके से, और डी में दे रखा था नन, एन और एनी नन, इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या हुआ, क्वेश्चन पूछ लिया गया ग्राम सेवक में 1 किलोबाइट बराबर होते हैं, 1 किलोबाइट बराबर होते हैं 1024 बाइट होते हैं, लेकिन ये विकल्प में नहीं था। लोगों ने ऑप्शनों पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया और वे 1024 बिट को टिक कर दिया, 1024 बिट को क्या कर दिया बोलो? टिक कर दिया। लेकिन जो सही आंसर आना था वो नन आना था, क्योंकि 1024 बिट नहीं होते, 1024 क्या होते हैं बोलो? बाइट। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि एग्जाम के टाइम में थोड़ा दिमाग कम काम करता है, तो जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हुए भी गलत हो जाते हैं। बच्चों को पता था 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं, लेकिन 1024 बाइट ऑप्शन में ना देकर के 1024 बिट दे दिया, और ज्यादातर बच्चे 1024 बिट कर आए। तो ये थोड़ा विशेष तौर पर इस चीज का ध्यान रखना कि दूसरा क्वेश्चन ये था, तो याद को दिक्कत 1 किलोबाइट और 1024 बाइट। और तीसरा क्वेश्चन आया था निम्न में से सबसे अधिक भंडारण क्षमता होती है या सबसे अधिक स्टोरेज पावर होती है? तो दोस्तों ऐसे 4 ऑप्शन आए, निम्न में से सबसे अधिक स्टोरेज पावर होती है, भंडारण क्षमता से 4 ऑप्शन थे, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन आए। इन 4 ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो पहले में तो दे रखा था भैया गीगाबाइट, अगले में दे रखा था टेराबाइट, इससे अगले में दे रखा था जेट्टाबाइट, और इससे अगले में दे रखा था योट्टाबाइट, योट्टाबाइट। अब क्या हुआ एक्चुअल में, जो स्टूडेंट थे उन्होंने बेचारों ने यहीं तक पढ़ रखा था टेराबाइट, उनको ही नहीं पता आगे भी बनते हैं, आगे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उन्होंने बेचारों ने यहां तक पढ़ रखा था। तो उनको यह पता था भाई सबसे बड़ा तो टेराबाइट होता है, लेकिन टेराबाइट ऑप्शन में भी था, गीगाबाइट भी था, लेकिन ये 2 आगे जेट्टाबाइट और योट्टाबाइट। अब बालक बेचारे क्या करें, बोलो भाई ये तो है नहीं, ये तो हमने पढ़ रखा, इन दोनों में से एक है। कोई तो क्या कर रहा है कि तुक्का लगा रहा है, कोई कह रहा है ऐसा वाई के बाद जेड आता है, जेड बड़ा, तो कोई जेट्टाबाइट कर दिया, कोई कह रहा है जिंदगी में जो सोचा हुआ आज तक वाई नहीं, बड़ा तो जेड है लेकिन वाई आएगा। और कई तो दोस्तों ऐसे थे जिन्होंने तुक्केबाजी पेपर देने के लिए जाते हैं, और जो तुक्केबाजी पेपर देने के लिए जाते हैं तो भैया वो तो इस तरीके से दे रखे थे, किस तरीके से वो हल कर रहे हैं कि देखो कैसे कैसे लोग तुक्का लगाते हैं कि बोलो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, यही उत्तर अंतिम सत्य है। ये लो सर, ये तुक्का लगा दिया। कैसे तुक्केबाज देते हैं, लेकिन ना तो तुक्केबाजी चलेगी ना ही चलेंगे, आपको तो केवल और केवल समझना होगा, पढ़ना होगा, एक एक चीज पर ध्यान देना होगा। आप ये मत सोचना टेराबाइट तक सफिशिएंट है, आगे तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आगे तक भी आपको आना चाहिए। 3 क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछना बड़ी बात है। उसके बाद पटवार प्री में पूछा गया, मेंस में पूछा गया, 2-2 क्वेश्चन पूछे गए बार बार, और रेलवे में एसएससी में तो हर बार ही आते रहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, बड़ी खुशी की बात है। एग्जाम से पहले वो 18 तारीख को पेपर था, 16 तारीख को मैंने बच्चों को पढ़ाया और एक साथ 3 क्वेश्चन इसमें आ गए, तो बच्चे को बहुत फायदा मिले लोगों को। तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आप अगर धीरे धीरे मेरे साथ पढ़ते रहेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा और आप जीरो से धीरे धीरे हीरो बन जाओगे। तो यह आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि आप मैथमेटिक्स कोई कॉम्प्लिकेटेड
सब्जेक्ट आप आराम से अगर मेरे साथ चलते रहोगे तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी और मैथ की वजह से आप कभी परेशान नहीं होगे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डालो, व्हाट्सएप पर संपर्क करो, फेसबुक पर संपर्क करो। तो आपको किसी प्रकार की घबराने की बात नहीं है, लेकिन आप रेगुलर क्लासेज लें, अटेंड करें, कोई भी परेशानी उसके साथ मिले, आपको हम वो चीज पढ़ाएंगे जो वास्तविकता में एग्जाम में आती है। कुछ डिफरेंट चीजें पढ़ाएंगे जो लोग पढ़ाते नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जब एग्जाम में वो चीज आ जाती है तब पढ़ाते हैं। अपन उस चीज को जब पढ़ाते हैं जब एग्जाम से पहले पढ़ा देते हैं, जब वो आती है। अब लोगों की आदत क्या होती है, कुछ एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया आपकी बार नया, उस क्वेश्चन के पीछे लग जाएंगे साहब। अब वो क्वेश्चन नहीं आ रहा 5 साल तक बच्चा बेचारा कंपटीशन से बाहर हो गया। नए इनोवेशन करते नहीं है, पुराने चीज पर चलते हैं। तो हम आपको जो नई चीजें बता रहे हैं ना, ये चीज ये आपको हर एक कोचिंग में नहीं पढ़ाते हैं, या ना टीचर आपको बताएंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पुटअप होते हैं, लेकिन हम आपको पहले से अवेयर कर देते हैं, एक तरीके से आपको एंटीबॉडी डाल देते हैं। तो जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो जो एंटीबॉडी अगर आपके अंदर है तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विशेष तौर पर ध्यान समझना कि ये 3 क्वेश्चन थे। सबसे बड़ा योट्टावाइट था ऑप्शन के हिसाब से। अगर ऑप्शन में ब्रोंकोवाइट होता तो सबसे अधिक भंडारण जो क्षमता थी, स्टोरेज पावर, वो दोस्तों आती ब्रोंकोवाइट की, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। चलो आगे देखो किस तरीके से हम इसको आगे पढ़ेंगे ध्यान से। तो विशेष तौर पर फिर ध्यान देंगे एक बार और कि सबसे पहले याद रखना कि एक निबल बराबर, तो दोस्तों एक निबल बराबर होता है 4 बिट, थोड़ा लिख भी लेना ये है ना। दूसरा है निबल से बड़ा होता है बाइट, तो दोस्तों याद रखना 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, और आप बुरा नहीं मानो तो 2 निबल लिख दूं, क्योंकि एक निबल में होते हैं 4 बिट, तो 2 निबल में 8 बिट। और बाइट से बड़ा दोस्तों होता है किलोबाइट। किलोबाइट की बात करें तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट। किलोबाइट से अगला बड़ा होता है, बोलो दोस्तों, मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट बराबर होता है दोस्तों 1024 केबी। केबी मतलब किलोबाइट, केबी स्टैंड फॉर किलोबाइट। कई बार एग्जाम में पूछा था केबी का पूरा नाम है किलोबाइट। अब मेगाबाइट से बड़ा होता है 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 एमबी। एमबी स्टैंड फॉर मेगाबाइट। चलो वेरी गुड, थोड़ा ध्यान देना, इनका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं। अगला गीगाबाइट से बड़ा अगला टेराबाइट। 1 टेराबाइट बराबर, तो दोस्तों याद रखना 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट या जीबी। अगला होता है नेक्स्ट टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट यानी कि टीबी होता है। अगला 1 पेटाबाइट से बड़ा होता है 1 एक्जाबाइट। 1 एक्जाबाइट बराबर 1024 पेटाबाइट यानी पीबी। और एक्जाबाइट से बड़ा होता है 1 जेट्टाबाइट। तो 1 जेट्टाबाइट बराबर 1024 एक्जाबाइट। और जेट्टाबाइट से बड़ा होता है योट्टाबाइट। तो 1 योट्टाबाइट बराबर 1024 जेट्टाबाइट। और सबसे बड़ा बीबी, आपको वैसे ही पता है सबसे बड़ी वैसे भी बीबी ही होती है। तो सबसे बड़ी बीबी, तो 1 बीबी बराबर 1 ब्रोंकोबाइट बराबर 1024 योट्टाबाइट। तो ये इनके क्रम था जो आपको थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना है। ये लो सर, कोई दिक्कत याद है। लेकिन एक बार क्या हुआ दोस्तों, कहते हैं दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया रे। क्या काम कर दिया वो आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक बार क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया 1 किलो बाइट बराबर क्वेश्चन मार्क। 1 किलो बाइट बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लिया 1 किलो बाइट बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी। और ए बी सी डी में क्या दे दिया 4 ऑप्शन में, 2 की घात 10 बाइट, 2 की घात 20 बाइट, 2 की घात 30 बाइट और 2 की घात 40 बाइट। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है। अब बालक तो रट पिट के गया था कि 1 किलो बाइट बराबर तो 1024 बाइट होते हैं, वो ऑप्शन में नहीं मिला। दिमाग में को आ रहा है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए
पढ़ लिख कर भी बिना पढ़े लिखे जैसे रह गए, क्या फायदा हुआ पढ़ने का? अब वो ऑप्शन में नहीं मिला जो हम पढ़ के गए थे। अरे जो ऑप्शन में नहीं मिला वो पढ़ के गए थे, तो क्या हुआ? क्या करें से पढ़ने लिखने का? तो कई बार इंसान पढ़ने लिखने के बाद भी बेवकूफ बन जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना आपको बेवकूफ नहीं बनना। क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोबाइट बराबर होते हैं, तो दोस्तों याद रखना 1 किलोबाइट बराबर होते हैं 2 की घात 10 बाइट। सर कैसे होते हैं? तो आप थोड़ा सा विशेष तौर पर इधर ध्यान देना। अच्छा क्वेश्चन है और काम में आता है कि मुझे बता 2 की घात 1 क्या होगी? 2। वेरी गुड। 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 2 घात 3, 2 3 6। अरे नहीं, 2 घात 3 8, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसा 2 2 4 4 8, 2 की घात 4, 8 गुना 16, 2 की घात 5 32, 2 की घात 6 64, 2 की घात 7, बताओ भैया 2 की घात 7 क्या होगा? 128, 2 की घात 8 256, 2 की घात 9 512 और 2 की घात 10 1024। तो दोस्तों 1024 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 10 लिख सकते हैं। तो क्लियर बात? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि 2 की घात 10 समतुल्य है। रेलवे में 10 क्वेश्चन मुझे छोटा 2 की घात 10 समतुल्य है। ABCD 4 ऑप्शन दे दिया कि 2 की घात 10 समतुल्य है। तो पहले ऑप्शन में दे दिया 10 दूना 20, 200 ऐसे 1024, 2000 ऐसे दे दिया। तो क्या होगा? 2 की घात 10 समतुल्य कैसे 1024 के। चलो वेरी गुड। तो दोस्तों याद रखना क्वेश्चन पूछा था 1 किलोबाइट बराबर कितने होते हैं? 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था तो 2 की घात 10 बाइट आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ऐसा देखो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दे रखा है कि साहब 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट या 2 की घात 10 बाइट। अगला दे रखा है 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 20 बाइट। इसको क्योंकि देखो किलोबाइट की जगह 2 की घात 10 और 1024 2 की घात 10, तो 2 की घात 10 और 2 की घात 10 2 की घात 20, ऐसे इसको 2 की घात 30 बाइट, इसको 2 की घात 40 बाइट, इसको 2 की घात 50 बाइट। कोई दिक्कत? ऐसे आगे बढ़ते हुए लिख देंगे। तो देखो दोस्तों ये था हमारे पास कि जैसे 1 मेगाबाइट बराबर, तो देखो 1 मेगा बाइट बराबर होता है पता है 1024 किलोबाइट। अब देखो 1024 से तो 1024 रहने दो, गुणा 1 किलोबाइट जगह 1024 बाइट। अब ध्यान देना 1024 से क्या लिख दो? 2 की घात 10 गुणा 1024 2 की घात 10 बाइट आ गया। और अब सब जानते हो जब आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। आगे पढ़ेंगे घातांक गणित। आधार समान घात में 2 की घात 20 बाइट आ गया। तो ये थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान रखना कि 1 मेगाबाइट बराबर 2 की घात 20 बाइट होता है। इन दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है इस स्टाइल में आता है, तो आगे कोई पूछते नहीं है। तो यहां पर कोई दिक्कत हो बताओ? नो प्रॉब्लम। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, अति सुंदर। तो एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। 1 निबल बराबर कितने बिट? 4 बिट। वेरी गुड। 1 बाइट बराबर 8 बिट या 2 निबल, और 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट। चलो वेरी गुड। इसके अलावा सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ी कौन? तो सबसे बड़ा बीबी। बीबी मतलब ब्रोंको बाइट, और बीबी से थोड़ा छोटा वाईबी। वाईबी मतलब योट्टा बाइट, और वाईबी से छोटा जेडबी, जेट्टा बाइट। तो दोस्तों याद रखना ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम था ये हमारा समाप्त हुआ। यहां से क्वेश्चन आ जाता, और भी बहुत सारी आगे बात आगे करेंगे, लेकिन यहां से एक दो क्वेश्चन एग्जाम आता, थोड़ा ध्यान से इसको समझना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब आगे हम तीसरा पढ़ेंगे, और तीसरा जो पार्ट है वो हमारा 8 आधारी संख्या पद्धति। 8 आधारी संख्या पद्धति या ऑक्टल नंबर सिस्टम। दोस्तों सिंपल सी बात है, 8 आधारी संख्या पद्धति जो है इसका जो आधार है वो कितना होता है? 8। इसकी जो परास है, परास जिसका नाम ही 8 आधारी संख्या आधार परास होगी। बोलो बोलो। वेरी गुड। 0 से 7, तो 0 से 7 तक कुल कितने हो गए? 8 हो गए। अब अगर 8 आधारी संख्या पद्धति की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से
सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है। इसमें लिखते कैसे हैं, जैसे मुझे लिखना है 357 लिखना है, तो 357 ऐसे नहीं लिखूंगा, ऐसे करके ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आपने खाली लिखा 357 तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल लिखना बंद करना पड़ेगा आपको। जैसे ऑक्टल में कोई संख्या लिखेंगे, ऑक्टल में कहां से आते हैं 0 7 तो 0 1 1, ये कौन सी संख्या बनती है 101, कौन सी है, बाइनरी क्यों है, 2 लगाऊंगा तो बाइनरी, और 10 लगाऊंगा तो डेसिमल, और 8 लगाऊंगा तो ऑक्टल, क्योंकि 0 जो 1 है ना वो बाइनरी में तो आते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन 0 1 बाइनरी में आते हैं, ऑक्टल में भी आते हैं, डेसिमल में भी आते हैं। तो ये मत समझा करो कोई मैंने लिख दिया तो 1011 कि ये बाइनरी है। अरे ये बाइनरी भी हो सकता है, ये ऑक्टल भी हो सकता है, ये डेसिमल भी हो सकता है, ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, क्योंकि ये 0 जो 1 है बाइनरी में तो आता है, लेकिन ऑक्टल में डेसिमल के ऊपर 0 से 7 है, तो 0 7 में 0 1 नहीं आ रहा तो फिर तो ये हमारा ऑक्टल में हो गया। इस तरीके से लिखेंगे, कोई खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, क्वेश्चन में बता दूं किस तरीके से आएगा। एक बार यहां से क्वेश्चन जो पूछा था वो उसमें पूछ लिया नेट जेआरएफ में, तो नेट जेआरएफ में पेपर था उसमें पूछ लिया, रीजनिंग में पूछा था निम्न में से भिन्न है, निम्न में से गलत है या भिन्न अलग है, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन मिल गए, इस तरीके से 4 ऑप्शन मिल गए थे। पहला जो ऑप्शन था उसमें तो दे रखा था जैसे 376 और बंद करके ये 376 डेसिमल, दूसरा जो दे रखा था वो दे रखा था 1011 ऑक्टल, एक इधर 9AF हेक्साडेसिमल, और एक दे रखा था 3 8 और 7 बॉक्स बंद करके 8। तो ये पूछा था कि निम्न में से गलत कौन सा है, तो भैया बच्चे ने सब ये करके आया 10181, ये गलत है। मैंने कहा क्यों बोला सर 2 आना चाहिए था, मैंने कहा क्यों आना चाहिए 2 भाई, सर ये बाइनरी है, तो ये बाइनरी तो ऑक्टल में तो हो सकती है, 0 बना रहे हैं, डेसिमल में आपको तो 0 से 9 तक बता रहे हैं, तो 0 से 9 तक इसमें रहे हैं, 0 से 9 के बीच में बता रहे हैं, तो डेसिमल तो सही है। ऑक्टल में आते 0 7 तक, तो 0 से 7 के बीच में 0 रहेंगे, हेक्साडेसिमल में ऐसे F तक आते हैं 9, ये अभी सीखेंगे, ये गलत है डी, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से कहां तक आते हैं 7 तक, जबकि तो 8 आ रहा है, 8 तो अलाउ नहीं है, तो ये वाला गलत था, बच्चे सो कर दिया। एक क्वेश्चन आया था बस अभी तक एग्जाम में इसका। अब हम दोस्तों इसमें लास्ट पढ़ेंगे, आज के लिए लास्ट, और वो हम पढ़ेंगे 16 आधारी संख्या पद्धति। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं लास्ट पॉइंट 4, और वो हम पढ़ रहे हैं 16 आधारी संख्या पद्धति। 16 आधारी संख्या पद्धति, यहां हमने पढ़ा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 आधारी संख्या पद्धति की बात करें तो इनका जो आधार है, वो कितना होता है बोलो, 16 होता है। इनकी जो परास है, ये थोड़ा ध्यान से समझना, इनकी जो परास है 0 से 9 तथा A से F होती है। सर ये क्या हो, सर 0 से 15 नहीं होती है, 0 से 15 का होना, 0 से 15 16 नहीं, 0 से तो 9 A से F, यहां तो 10 होता है उसको लिखते हैं A से। 16 आधारी संख्या पद्धति में 10 को A से लिखा जाता है। ये जो 11 है, ये 12 13 14 और ये 15, तो दोस्तों याद रखना 16 आधारी संख्या पद्धति में 10 को A से, 11 को B से, 12 को C से, और 13 को D से, 14 को E से, 15 को F से लिखा जाता है। ये हमारे दैनिक जीवन में काम में नहीं आती संख्या पद्धति, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिक्योरिटी पर्पस से काम में ली जाती है। अगर हम इसमें लिखेंगे, जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको लिखना है, क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 1011 ऐसे बॉक्स 1 करके 16, सही है बिल्कुल।
क्योंकि 0 से 9 आ जाएगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो 3, 5, 6, 16 चल जाएगी। आप ऐसे 9, 8 और 7 ये भी चल जाएगा। और आप ये भी लिख सकते हो A, 9, F, 16 ये भी चल जाएगा, क्योंकि ए भी आएगा, एफ भी आएगा, 9 भी आएगा। तो ये 16 आधारित संख्या पद्धति को लिखने के तरीके हैं। अब दिमाग में आ रहा है सर क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन इसमें दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, तो थोड़ा ध्यान से सोचना, पहला क्वेश्चन बनेगा 16 आधारित संख्या पद्धति में 12 व 15 को व्यक्त किया जाता है। 16 आधारित संख्या पद्धति में 12 व 15 को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, 16 आधारित संख्या पद्धति में 12 को तो किससे लिखते हैं, बोलो सी से, और 15 को एफ से, क्योंकि 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी और 15 को एफ से। तो 12 को सी से, 15 को एफ से लिखा जाता है। जब उल्टा पूछ लेता है कि 16 आधारित संख्या पद्धति में, 16 आधारित संख्या पद्धति में बी व ई व्यक्त करता है, तो बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 को, और ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 को। अब मान लीजिए आपको, मैं आपसे कहूं कि आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 912 लिखो, तो ये तो 91 को ऐसे लिख दो। लेकिन अगर मुझे 12 स्पेशली लिखना है तो 12 में ऐसे नहीं लिखूंगा, 9 लिखेगा तो 9 लिख दूंगा, 12 जगह लिखना पड़ेगा सी, 9C 16। अगर मुझे मान लीजिए लिखना है 10 13, अगर वास्तव में मुझे 10 13 लिखना है तो 10 की जगह ए और 13 की जगह डी, तो AD लिखूंगा 16। तो ये इनको लिखने का तरीका है। तो ये हमारे सिक्योरिटी प्रकट पद से काम में आते हैं। तो ये हमारे आज संख्या पद्धति की हमने बात की। आज संख्या पद्धति में इतना ही रहेगा। कल हम कन्वर्जन सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे, अगर आपकी इजाजत होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है आजकल, SSC में भी आ रहा है, रेलवे में भी आ रहा है, और हो सकता है चेंज द रूल ऑफ नेचर पटवार में, ग्राम सेवक में भी पूछ लें। तो हम कन्वर्जन सीखेंगे। कन्वर्जन का मतलब है जैसे हिंदी को अंग्रेजी में बदल देते हम, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। संस्कृत में अगर हम बदलें, अहम विद्यालयम गच्छामि। इसी तरीके से हमको क्या करना है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम उसको बाइनरी बदलना है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, फिर डेसिमल को ऑक्टल बदलना है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल बदलना है। तो ये हम कल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। मैं 2 लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। 2 लाइन आप पढ़े, ध्यान से सुनेंगे। मैं तो दीपक हूं, दुश्मनी तो मेरी अंधेरों से है, हवाएं तो हमसे खामोखा नाराज रहती हैं। मैं तो दीपक हूं, दुश्मनी तो मेरी अंधेरों से है, हवाएं तो मुझसे खामोखा नाराज रहती हैं। कह दो उन हवाओं से, कह दो उन हवाओं से, हजारों दीपक बुझाए होंगे, एक दीपक जला के तो दिखा, एक दीपक जला के तो दिखा। जय हिंद, जय भारत। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी टाइम। धन्यवाद।